नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है, जो विकारी के जो 4 भेद थे, विकारी और अविकारी शब्द का जो पार्ट था, उसके जो 4 भेद थे विकारी के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चौथा है क्रिया। ये विकारी का जो पार्ट था क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया शब्द का अर्थ है करना, किसी काम को करना, अर्थात जिस पद या शब्द, इस पद और शब्द में भी फर्क है। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। पद, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर व्यवहारिक और व्याकरणिक कार्य करने लग जाता है तो शब्द पद बन जाता है। इसलिए शब्द या पद में ज़्यादा अंतर नहीं है, शब्द से ही पद बना है। जिस पद या शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, अर्थात किसी काम का करना या होना पाया जाए ना, वो क्रिया होती है कि वो किस काम को कर रहे हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, खेलना, खाना, पीना, जाना, ये सभी के सभी क्या हैं? क्रियाएं हैं। क्रिया जो क्रम के आधार पर जो क्रिया के जो भेद है ना, वो 2 भेद हैं मूलतः। इसी यहाँ तक इसमें आता है इसमें कि जो क्रम के आधार पर जो भेद हैं क्रिया के, वो 2 भेद हैं। एक तो है सकर्मक और एक है अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हैं 2। सामान्यतः समझने के लिए सकर्मक क्या है कि क्रम सहित। सकर्मक शब्द का अर्थ क्या है? क्रम सहित। सकर्म, जिसमें क्रम हो, अर्थात क्रम सहित। यहां से हम पहचान करेंगे इसकी। क्रम सहित का मतलब क्या है कि जिसमें क्रम हो। जिस क्रिया के व्यापार का फल क्रम पर पड़ता है, अर्थात जिसमें क्रम की प्रधानता होती है, क्रम मौजूद होता है, मतलब उस क्रिया के व्यापार का फल है जो प्रधान है, वो क्रम होता है वहां पे, तो वहां होते सकर्मक। जैसे पढ़ता या तोड़ता, ये क्या है? यहां क्रम की प्रधानता है। जैसे राम पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? राम, अर्थात पढ़ता है वो क्रिया है सकर्मक, जिसमें क्रम का भाव प्रकट हो रहा है। राम पत्र लिखता है, यदि हम यहां लिखें राम पत्र पढ़ता है, यदि पत्र आ जाए तो फिर भी तो ये क्रिया के व्यापार का फल क्रम पर ही पड़ा। पत्थर पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पत्थर पढ़ता है। तो जो सकर्मक के 2 भेद हैं, 3 भेद हैं। एक तो है एक कर्मक, एक कर्मक, यहां से इसका विच्छेद करेंगे, अर्थात एक क्रम। जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है, जिन क्रियाओं में क्या होता है? एक क्रम। बहुत सी ऐसी क्रियाएं मिलेंगे जिनमें एक क्रम है, वो एक क्रमक। ये सकर्मक का भेद है, उपेद। राधा बर्तन धो रही है, तो धो रही है क्या क्रिया है? तो क्या धो रही है? बर्तन। तो इसमें एक क्रम है बर्तन धोने का। दूसरा दवि कर्मक क्या है? दवि कर्मक का मतलब 2 क्रम जिसमें हो। इसमें तो एक क्रम है, इसमें 2 क्रम है, अर्थात जिन क्रियाओं में 2 क्रम हो। जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी, राम ने किसको? मोहन को, और पुस्तक दी, मोहन को पुस्तक दी। ये 2 क्रम हो गए यहां पे, जिसमें 2 क्रम हो दवि कर्मक, एक क्रम है एक कर्मक। फिर है अपूर्ण सकर्मक। बहुत से ऐसी क्रियाएं भी होगी जिससे यह प्रकट हो कि यहां क्रिया है वो अपूर्ण है। अपूर्ण का अर्थ होता है जो पूर्ण होने का बोध न कराए, अर्थात उसमें संशय रह जाता है, अधूरापन रह जाता है,
जिसको हम ये जांच लें कि वाक्य की समाप्ति के ऊपर उसमें कुछ अधूरा रह गया, अर्थात उसमें पूर्ण जानकारी नहीं मिली, वो होता है अपूर्ण सहकर्मक। अर्थात वे क्रियाएं जो अभीष्ट अर्थ प्रकट नहीं करती, अर्थात पूरा अर्थ प्रकट नहीं करती, इन्हें पूरक की आवश्यकता रहती है, अर्थात कोई ऐसे शब्द की आवश्यकता रहती है जो क्रिया के पूर्ण होने का आभास कराए। जैसे मैं उसे मानता हूं, मैं उसे मानता हूं, तो यहां जो भाव है किसे मानता हूं, मैं उसे मानता हूं, अर्थात यहां पूरक रहित है, अर्थात इसमें कोई ऐसा शब्द रह गया जिससे ये पूरा भाव प्रकट नहीं कर पा रही। यदि हम ये लिखें मैं उसे समझदार मानता हूं, समझदार शब्द यदि यहां आ जाता है ना, मैं उसे समझदार मानता हूं, तो ये होगा पूरक सहित। ये तो यहां तक तो था पूरक रहित, अर्थात अधूरा है। और यदि समझदार शब्द आ जाता है तो ये आ जाएगा पूरक सहित। दूसरा है जो भेद है कर्म के आधार पर, अकर्मक। अकर्मक क्या है कि कर्म रहित, अकर्म जिसमें कर्म नहीं होता, अर्थात अकर्मक है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, कर्म रहित। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर नहीं पड़कर, अर्थात इसके ऊपर कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है, अर्थात इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला, अर्थात इसमें कर्ता प्रधान होता है। जैसे कह दिया मोहन जाता है, तो मोहन क्या है? कर्ता, जाता है क्रिया, तो कौन जा रहा है? मोहन। तो मोहन जाता है, इसमें क्या है कि कर्ता प्रधान है, कौन जा रहा है? मोहन। उसमें थी कर्म की प्रधानता। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे क्रियाएं ये सोना, जागना, बचना, उछलना, कूदना, उड़ना, रोना, टूटना, दौड़ना, ये सभी की सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। फिर इसके भी दो भेद हैं, एक तो अपूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक। पूर्ण का मतलब है जिसमें क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है, अर्थात जिसमें क्रिया के व्यापार का फर्क कर्ता पर पड़ता है, अर्थात कर्ता की प्रधानता होती है इसमें। जैसे राम सो रहा है, तो कौन सो रहा है? राम। वह पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? वह क्या है? सर्वनाम है, और राम क्या है? संज्ञा है। तो ये है, यहां पूर्ण होने का बोध होता है, कर्ता यहां प्रधान है। दूसरा है अपूर्ण। अपूर्ण में अर्थात कर्ता तो है परंतु वो पूर्णता का बोध नहीं करा रही। जैसे जिससे अकर्मक क्रिया में पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता, अर्थात पूर्ण अर्थ का मतलब वो अधूरी है, उसमें पूरा ज्ञान नहीं होता, अपूर्ण है। अपूर्ण का अर्थ ही होता है कि पूर्ण ना हो। जैसे वह है, वह था, ये भी इसमें प्रश्न है कि वह कौन था? वह कौन था? क्या था? क्या है? क्या था? इस प्रकार जब क्या शब्द का इस्तेमाल होता है तो हमें आभास होता है कि यह अपूर्ण है। फिर बात आती है, हमें कैसे पता चले कि भाई ये क्रिया है या सहकर्मक है या अकर्मक है? सामान्यतः पहचान करने के लिए वैसे तो जो वाक्य में प्रयोग होती है तभी हम पता कर सकते हैं कि यह सहकर्मक है कि अकर्मक है, परंतु सामान्य पहचान है कि सहकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या है कि किसी क्रिया पर प्रश्न करने पर, किसी क्रिया के आगे प्रश्न कर दें आप, प्रश्न भी क्या का या किसको, इस प्रकार उस क्रिया के आगे क्या या किसको लगा करे यदि उत्तर आ जाए हां, यदि उत्तर मिल जाता है, सकारात्मक मिल जाता है तो वह सहकर्मक है, यदि उत्तर मिले नहीं तो वह है अकर्मक। मोटी पहचान है, किसी क्रिया के आगे प्रश्न करने से, क्या या किसको लगाने से उत्तर मिल जाए सहकर्मक, उत्तर ना मिले अकर्मक। जैसे एक सामान्य उदाहरण है, वह पुस्तक पढ़ता है, क्रिया क्या है इसमें? पढ़ता है। पढ़ता के आगे क्या लगा दो?
प्रश्न बनेगा क्या पढ़ता है, तो क्या हो गया, पुस्तक पढ़ता है, तो ये हो गया सकर्मक। फिर है वह गिरता है, इब गिरता का क्या लगा दो, क्या गिरता, क्या गिरता है, पता ही नहीं, तो ये होगी अकर्मक, अर्थात इसमें कर्म है ही नहीं। तो यहां इसकी पहचान होती है कि भाई क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो यह मूलतः आपने अध्ययन करना है। सकर्मक और अकर्मक के बाद जो हम जैसे पढ़ता है, खेलता है, ये जो क्रिया हैं इनमें जो ता है ये क्या है, प्रत्यय लगाए गए हैं। मूल जो शब्द है वो है पढ़, खेल, ये मूल शब्द क्या है, धातु, इसको बोलते हैं धातु। धातु क्या है, संस्कृत में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, हिंदी में क्या है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का, जैसे ये खेलता है क्रिया है, इसका मूल रूप क्या है, खेल। जैसे पढ़ता, पढ़ती, पढ़ना, ये है तो इसके रूप, परंतु इसमें जो मूल रूप है वो पढ़ है, अर्थात इसमें जो रूप परिवर्तन होता है, इसका रूप, लिंग, काल, अवस्था के कारण इसमें बदलाव होता है। जो क्रिया का जो मूल रूप है ना, धातु है, वो लिंग, अवस्था या काल के कारण उसमें परिवर्तन होता है, तब जाके उसका रूप बदलता है। तो वो मूल रूप है, वो है धातु। धातु के 5 भेद हैं भाई, जो धातु है उसके जो भेद हैं वो 5 हैं। पहला है मूल धातु, मूल या सामान्य एक ही बात है, मूल धातु या सामान्य है वो एक ही बात है। जैसे जो धातु किसी दूसरे शब्द से न बनी हो, अर्थात जिस धातु में किसी दूसरे शब्द का सम्मिश्रण ना हो, अर्थात वो रूढ़ होती है। रूढ़ शब्दों से जो धातु बनी है ना, वो मूल धातु हैं। रूढ़ के हुए हैं जिनका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले। रूढ़ शब्द आपने पढ़े होंगे, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द का ही है। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं जिनका खंड नहीं होता, टुकड़े नहीं होते। ये जैसे खेल है, खेल का टुकड़ा करेंगे तो खे और लय हो गया, कोई अर्थ नहीं प्रकट हुआ। तो जैसे ये मूल धातु है, मूल जिससे दूसरे शब्दों से नहीं बनी है, खेल, पी, लिख, पढ़, जा, आ, ये सारे के सारे क्या मूल या सामान्य एक ही बात है। दूसरा है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्या है, जो जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, उत्पन्न हो जाए। कैसे कि जो क्रिया किसी मूल धातु में प्रत्यय लगाकर जो बनाई जाती है, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाने वाली जो धातुएं हैं वो व्युत्पन्न धातु हैं। जैसे पढ़ना है, पढ़ना से पढ़वाना है, तो ये भी क्रिया, परंतु इस क्रिया में ये पढ़वाना जो प्रत्यय लाया ना, आना प्रत्यय लाया, तो ये होगी व्युत्पन्न, अर्थात इसमें परिवर्तन हो गया। बैठना, बैठाना, देखना, दिखाना, ये सारी की सारी व्युत्पन्न धातु आती है, प्रत्यय लगाकर जो बनाई जाती हैं। फिर है जैसे नाम धातु। नाम धातु में क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये 3 शब्दों के कारण बनी है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर जो क्रिया है वो धातु जो बनाई जाए, क्रिया से धातु में जो परिवर्तन कराया जाता है वो होती है नाम धातु। जैसे बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों के कारण बनी है। तो ये बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, तो ये सारी की सारी क्या हैं, नाम धातु के अंतर्गत आती हैं। फिर है समिश्र या मिश्र धातु, एक ही बात है कि इसमें क्या है कि संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, इसमें तो थी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इसमें संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण।
शब्दों के साथ दूसरी धातु का संयोग होता है। दूसरी धातु, एक धातु के साथ में दूसरी धातु आकर मिल जाए तो वो है समिश्र या मिश्र। मिश्र का मतलब मिश्रण करना, दो धातुओं का मिश्रण करना, मिलाना, जोड़ना। जैसे कष्ट देना, ये कष्ट और देना दोनों जोड़ दिए। गोता मारना, गोता और मारना, उधार देना, ये दो जो हैं संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण का दूसरी धातु के साथ में जुड़ना जहां पाया जाता है वो होती है मिश्र धातु। अगला है अनुकरणात्मक या अनुकरणात्मक। अनुकरण होता है पीछा करना, किसी का साथ चलना, किसी की मतलब आदत या पद्धति या रीति का अनुकरण करना, सहारा लेकर उस जैसा बनना। अनुकरण होता है पीछा करना। जो धातुएं किसी का अनुकरण पर बनाई जाएं, जो धातु हैं किसी के अनुकरण अर्थात उसके जैसे। कैसे? खटखट से खटखटाना। खटखट क्या होता है? ये जैसे खटखट है, इससे खटखटाना। हिन हिन से हिन हिनाना, ये ध्वन्यात्मक हैं। किसी की ध्वनि है। भिन भिन से भिन भिनाना, गिड़गिड़ से गिड़गिड़ाना, ये ध्वनि के आधार पर बनाई जाती हैं। अनुकरण किया जाता है, उनका पीछा किया जाता है, तब जाके बनाई जाती हैं। तो अगली वीडियो में हम जो क्रिया की जो अन्य जो धातुएं रह गई उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्रिया के भेद, सकर्मक और अकर्मक, धातु और धातु के भेद। अगली उसमें हम क्रिया के जो अन्य भेद रह गए, सहायक क्रिया है या और अन्य जो क्रियाएं रह गई, उन सारी क्रियाओं का हम जिक्र करेंगे। पूर्णकालिक है या प्रेरणार्थक है या सहायक है या समापिका है या असमापिका है, उनके बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।